हेलो भाइयों। कैसे हो आप लोग? चलो एक झूठ फिर से बोल देते हैं आज कि हम भी बढ़िया और आप भी बढ़िया। बिना नौकरी के कोई कैसे बढ़िया हो सकता है? खैर, दिल को सांत्वना देनी पड़ती है। चलो छोड़ो, इन बातों को देखते हैं। ये आज हमारी हार्ड क्वेश्चन की सीरीज का सेट 14 है। इससे पहले अभी तक मैंने 13 वीडियो बना दिए हैं। जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जाके ज़रूर देखें। आपको बहुत ये इन वीडियो को देखने से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे इनको रिवाइज करना है। मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूँ, एडवांस मैथ को मैं कवर कराता हूँ, अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन लेता हूँ। और कम से भी कम, पहले बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। जमाना बदल गया, एसएससी का जमाना बदल गया, क्वेश्चंस का लेवल बदल गया। कम से कम आपको इस लेवल की तैयारी तो अब करनी ही पड़ेगी। मैं ज्योमेट्री की भी अलग क्लासेस चलाता हूँ। वहाँ भी मैं अच्छे अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चंस लेके आता हूँ। जिन लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं वो सिर्फ वहाँ से क्वेश्चंस देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने सिमिलरिटी और मास पॉइंट ज्योमेट्री में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। आप वहाँ से भी उन चीज़ों को देख सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है गाइज। ओ तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन। ओके, देखिए भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये मैंने लास्ट क्लास में पूछा था और आपको ये होमवर्क दिया था, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर आपसे पूछा था, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही बताया, वेरी गुड। मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सीडीएस के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, खतरनाक एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ए बी सी आपके वेरिएबल हैं, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे? बी और सी की वैल्यू नॉन जीरो है, बी और सी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करो या वैल्यू पुटिंग कर दो। लेकिन वैल्यू पुटिंग करोगे तो बी और सी की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते, तो बी और सी की वैल्यू वन या टू लेनी पड़ेगी। फिर आपको अगर बी और सी की वैल्यू वन टू, अगर ए की वैल्यू को जीरो करोगे तो दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड। तो काफी प्रॉब्लम है इसमें। तो क्या करते हैं कि देखो, हर क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस इतनी करो, परफेक्ट प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको क्वेश्चन की शकल देख के पता लग जाए कि इसमें करना है। इसमें वैल्यू पुटिंग करने की बजाय अगर आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन तमीज में सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं इसको अगर डिवाइड कर दो, सिंपली डिवाइड कर दो, ए बाई बी एक्स माइनस एक्स बाई बी। अरे मैंने डिवाइड कर दिया बी एक्स को, तो ए बटा बी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे बी एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स बाई बी हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो माइनस का बी बाई सी माइनस माइनस प्लस एक्स बाई सी। क्लियर है? बराबर यहां पे डिवाइड करोगे तो सी बाई बी माइनस एक्स बाई बी। अरे क्लियर है? यहां पे सी एक्स से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन सी एक्स, और यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का एक्स अपॉन सी। सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से, x बाई सी से x बाई सी कट गया, बहुत खुशी हुई। माइनस एक्स बाई सी से माइनस एक्स बाई सी कट गया, बहुत खुशी हुई। यहां से क्या बचा? यहां से बचा आपका a बाई बी एक्स माइनस बी बाई सी, और यहां से बचा c बाई बी माइनस बी बाई सी एक्स। तो हम x वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, a बाई बी एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स। अरे क्लियर है? और इन दोनों टर्म को हम एक साथ लिख देते हैं। b बाई सी, ये माइनस बी बाई सी उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बी बाई सी प्लस सी बाई बी। यहां से x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा a बाई बी प्लस बी बाई सी इंटू वन अपॉन एक्स। अरे क्लियर है? और यहां से अगर आप एलसीएम लोगे तो यहां से आ जाएगा बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे क्लियर है? यहां से अगर आप एलसीएम लोगे, ए सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी। ओके, इतना आपको वैसे करने की जरूरत है, मैं आपको एक स्टेप खोल के बता रहा हूँ कि बताना चाहिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी सी, तो बी सी से बी सी कैंसल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो सिंपल। अरे क्लियर है कि नहीं? सबको समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, वहां से भी आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही जनरेट किया है। मैंने एक्चुअली क्या किया कि मैंने दो तीन क्वेश्चन को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बना दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, और मैं आपको यहाँ पे दो तीन नई चीजें सिखाऊंगा। आपको वो बातें याद रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, और इन सब चीजों का आनंद लिया करो लाइफ में। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये एक अप्रोच है, और अप्रोच का आदमी को आनंद लेना चाहिए, ठीक है। कि जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी,
उसकी दो मीडियन है बीडी और सीई। भाई ये साइड एसी की मीडियन हो गई बीडी और ये साइड एबी की मीडियन हो जाएगी सीई। दोनों मीडियन है माध्यिकाएं, और दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती है, यानी कि ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। क्लियर है? साइड ए बी की लंबाई बताइए आपसे 22, यानी कि लंबाई है 22। साइड ए सी की लंबाई बताइए आपसे 19, यानी कि साइड ए सी की लंबाई है 19। ये साइड ए सी की लंबाई है 19। क्लियर है? आपसे क्या बोला है कि साइड बीसी पर, ये जो साइड बीसी है, साइड बीसी को लेकर एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाया गया है। साइड बीसी भुजा का यूज करते हुए एक स्क्वायर बनाया गया, यानी कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, यानी कि चारों साइड क्या है, आपस में बराबर हैं। क्लियर है? फिर उस स्क्वायर के अंदर एक क्वार्टर सर्कल खींचा गया, एक चतुर्थांश खींचा गया, ये आपका क्वार्टर सर्कल है जो सी को सेंटर मान के खींचा गया है। भाई ये जो क्वार्टर सर्कल है सी को सेंटर मान के खींचा जाएगा कि नहीं? ठीक है, ओके। और फिर यहां पे एक कोने में, एफ में कोने में हमने एक सर्कल भी घुसा दिया है, एक वृत्त घुसा दिया छोटा सा, ये दिख रहा है ना सर्कल। तो आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछी है। देखो भाई, अब बात यह है कि आपको रिजल्ट क्या याद रखना है कि रिजल्ट ये है कि अगर कोई त्रिभुज एबीसी में, इतनी बड़ी भाषा को भूल जाइए, बस मेरी बात पे ध्यान दीजिए, जो मैं शब्द बोलता हूं वही परम सत्य हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं। अगर कोई सी त्रिभुज एबीसी में अगर मैं दो मीडियन खींचूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक मीडियन बीडी खींची, एक मीडियन ईसी खींची, अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, तो रिजल्ट निकल के आता है कि जिन दो साइड के हम मीडियन खींचते हैं, भाई साइड कौन कौन साइड के मैंने मीडियन खींची है, ए बी और ए सी की मीडियन खींचती हैं, उनके अगर मैं स्क्वायर का सम लिखूंगा, यानी कि साइड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, जो अदर साइड बची, तीसरी साइड कौन सी बची, बी सी, उसके स्क्वायर के 5 टाइम्स के बराबर होता है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। किसी भी त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं दो मीडियन खींचूं, अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, तो जिन दो भुजाओं के मैं मीडियन खींचता हूं उनके स्क्वायर का सम अदर जो साइड बची, जो अन्य भुजा बची, उसके स्क्वायर के 5 गुने के बराबर होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। क्योंकि मुझे ये रिजल्ट याद है, इस रिजल्ट को मैं आपको ज्योमेट्रिक क्लास में विद प्रूफ बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ए बी की वैल्यू 22 रख दोगे और ए सी की वैल्यू 19 रख दोगे, तो हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? 22 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। 22 स्क्वायर इस 484, 19 का स्क्वायर 361, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 845। 845 बराबर आ गया 5 बी सी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां से बी सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 845/5, यानी कि 169। 5 एकम 5, 3 5 5 30, 5 45। बी सी स्क्वायर 169 आ गया, दोनों तरफ से रूट लेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 13। साइड बीसी की लंबाई 13 सेंटीमीटर आ गई। चूंकि एक स्क्वायर है तो सीडी की लंबाई भी 13 होगी, एफडी की लंबाई भी 13 होगी, और ये बीएफ की लंबाई भी आपकी 13 होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आपको तो इस छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या निकालनी है, इस छोटू की रेडियस निकालनी है, तो कैसे करेंगे? अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे सिनारियो में लेके चला जाता हूं। यहां समझिए, ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में भी आया था। ठीक है ना, आपको इस तरीके से स्क्वायर दिया था और ये सर्कल की रेडियस निकालनी थी। तो भाई ये तो एक स्क्वायर बनना है, तो सारी साइड की लंबाई 13 है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं छोटे वाले सर्कल की रेडियस को आर मान लेता हूं, मैंने छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या मान ली, स्मॉल आर, तो मुझे स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से ध्यान से देखिए, ये सर्कल का सेंटर है, अगर ये सर्कल का सेंटर है, यहां से अगर मैं इसे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये क्या होगी, स्मॉल आर होगी, और यहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये दूरी भी आपकी क्या होगी, स्मॉल आर होगी। ठीक है ना, मैं इस सर्कल का सेंटर ओ मान लेता हूं। तो ये क्या बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया कि नहीं? अरे एक स्क्वायर बन गया कि नहीं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर बन गया। तो ये स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। अरे समझ में आया कि नहीं? स्क्वायर का क्या होगा, डायगोनल। ऐसा करते हैं कि हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जाके स्क्वायर को यहाँ पे पॉइंट सी पे जाके मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा कि नहीं? यहाँ तक सबकी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ऐसे टच करेगा। अरे क्लियर है? तो यहाँ पे ईसी क्या है, ईसी क्या है, ईसी पूरे स्क्वायर का डायगोनल है, पूरे स्क्वायर का विकर्ण है। अगर मैं साइड ई ओ की बात करूं तो साइड ई ओ की जो वैल्यू होगी, साइड ई ओ की वैल्यू होगी वो r√2 होगी। ये छोटा सा जो स्क्वायर दिख रहा है, जो नन्हा सा स्क्वायर दिख रहा है जिसकी साइड r है, इसका अगर डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल क्या होता है, भुजा का √2 टाइम्स होता है, यानी कि ईओ की वैल्यू क्या होगी, r√2 होगी।
क्लियर है? ये दूरी कितनी होगी जिसपे मैंने अभी रेड रेड किया, ये दूरी जिसपे मैंने कांटे से बनाई, ये होगी r। ये कितनी दूरी होगी? r। ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी, क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 13 होगी। क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 13 होगी। सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? ये जो आपका चतुर्थांश है इसकी रेडियस कितनी होगी? 13 होगी, क्योंकि आपके सी को सेंटर मान के क्वार्टर सर्कल खींचे गया है। यानी कि ये r√2 प्लस r प्लस 13, आपका EC जो है, आपकी जो EC की वैल्यू है, EC की वैल्यू यानी कि पॉइंट E से पॉइंट C तक की दूरी, वो क्या है? r√2 प्लस r प्लस 13। समझ में आया कि यही कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। ये कंसेप्ट है, मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, r√2 प्लस r प्लस 13। यहां तक सबको समझ में आया? अब लेकिन EC की वैल्यू क्या है? EC इस बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल है, और बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल, बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी? 13। तो डायगोनल कितना होना चाहिए? 13√2। यानी कि आपके EC की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 13√2। 13√2 आपके EC की वैल्यू आ गई। ओके, यहां से क्या करते हैं कि हम r कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? r√2 प्लस 1 और प्लस 13। क्लियर है? तो r की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 13 को हम इधर ले आएंगे, तो 13 आ जाएगा कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? √2 माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा आपका? √2 प्लस 1। क्लियर है? 13 √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो यहां पे क्या है? ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर ले, तो √2 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होता है? √2 माइनस 1 होता है। तो नीचे भी √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर ली, ऊपर भी मैंने √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर ली। क्लियर है? तो ऊपर हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? इसका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 प्लस 1 माइनस 2√2, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2√2। 13 3 माइनस 2√2, और ये नीचे क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1। यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई? r की वैल्यू आ गई 13 इंटू 3 माइनस 2√2। क्लियर है? सबको बात समझ में? यानी कि इस छोटू की त्रिज्या कितनी आ गई? छोटू की त्रिज्या आ गई 13 इंटू 3 माइनस 2√2। सबको समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर है? फिर से मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं। ट्राइंगल एबीसी की दो मीडियन दे रखी थी जो 90 डिग्री के एंगल पे काट रखी थी। रिजल्ट पता था कि ए बी स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर। मैंने वहां से क्या निकाली? साइड निकाल ली 13। जो इस साइड होगी वही, ये एक स्क्वायर है तो सारी साइड 13 13 होगी। क्वार्टर सर्कल की रेडियस भी 13 होगी। सर्कल का सेंटर मैंने ओ माना, इसकी रेडियस को मैंने आर माना, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा? r√2 प्लस r प्लस 13 इक्वल टू क्या रख दिया? 13√2। आपको हमेशा ऐसे ही करना है कि ऐसे डायगोनल को कंप्लीट करना है और लेंथ को ब्रेक करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबको समझ में आया? धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यारो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझको इंटरनेट पे मिला था तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं। और इस बार के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आए जिसमें फिगर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको आप लोग सीखोगे। और मैं कोई भी ऐसा फिगर नहीं छोड़ूंगा जिसको मैं आपके साथ डिस्कस ना करूं, मैं हर चीज आपको बताऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम बड़े डिटेल में देखेंगे। क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। ABC समबाहु त्रिभुज है जिसकी हर साइड की लंबाई 1 यूनिट है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है, यानी कि ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। क्या बोला है कि एक दूसरा इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया गया है जिसका एक वर्टेक्स जो है साइड AB पर लाई करता है। ये भी दूसरा क्या, छोटा सा जो कोने में घुस गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये जिसका वर्टेक्स D साइड AB पर लाई करता है। और ये जो पॉइंट D है ये साइड AB का मिड पॉइंट है, यानी कि दिस डिस्टेंस AD विल इक्वल टू दिस डिस्टेंस BD। ओके, और आपसे पूछा है कि इस छोटे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। तो लैंग्वेज तो सबको समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 2-3 कंसेप्ट बताता हूं। जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है सपोज, उसकी हर साइड बराबर होती है, तो साइड A है। अगर मैं पॉइंट A से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये क्या होती है? ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है? √3/2a। तो यहां पे क्या होगा? इसका सेंट्रॉइड होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात यह कि इसका इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड चारों पॉइंट एक ही बिंदु पर होते हैं यहां पर। चूंकि ये और ये इस परपेंडिकुलर ड्रॉप पर भी होगा। ये जो सेंट्रॉइड है ये इस हाइट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा कि नहीं?
ये जो है सेंट्रोइड इस हाइट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अरे क्लियर है कि नहीं? इसको मैं सेंट्रोइड को जी मान लेता हूँ, ये पॉइंट डी है। तो ये जो ए जी है ये, और ये जो जी डी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो ए जी लेंथ है, अगर आप देखोगे आप √3/2 ए का अगर आप 2/3 करोगे, भाई 2:1 की वैल्यू है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका अगर आप 2/3 करोगे तो आपकी ए जी की वैल्यू निकल के आएगी नहीं? यानी कि ए जी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? a/√3। ए जी की वैल्यू आई आपकी a/√3। सिमिलरली अगर आप जी डी की वैल्यू निकालोगे तो जी डी क्या है? √3/2 ए का √3/2 ए का 1/3। भाई पूरी हाइट का 1/3 करोगे तो कितना आएगा? a/2√3। अरे क्लियर है ना? ये होता है, यही क्या होती है? यही आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस होती है, और ये क्या होती है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस होती है। समझ में कि नहीं? ये कंसेप्ट होते हैं, ये बेसिक चीजें कोई नहीं सिखाता, आपको आनी चाहिए। ये अर्थमेटिक मैथ नहीं है कि हवा में हो जाएगा, ठीक है ना? ये एडवांस मैथ्स है। इसमें चीजें ऐसे नहीं कि इधर तीर चलाए इधर ऑप्शन से कर ले, ऐसा कुछ नहीं। इसमें हर चीज आपको डिटेल में आनी चाहिए, होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए पूरी ज्योमेट्री की, तभी चीजें हो पाती हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 25% एरिया कवर करते हैं आपके एग्जाम का, और सिंपल सी बात है, एक लाइन में बोलूं, अगर आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन नहीं आता तो आप मैथ्स वाला पोर्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते एग्जाम में। क्लियर सी बात है, अगर सिलेक्शन चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो ये चीज सीखनी पड़ेगी। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये डिस्टेंस जो ए जी होती है ये क्या होती है? सरकम रेडियस, और जो डिस्टेंस जी डी होती है क्या होती है? आपकी इन रेडियस। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है? अब मैं ये इन्फॉर्मेशन मिटा देता हूँ, इसका हम यूज करेंगे। अब देखिए भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, और मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन में क्या है, आज का ये जो सर्कल खींचे गया है, ये जो सर्कल है क्या है? ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल है, और ये क्या है? सरकम सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, मैं ओ मान लेता हूं। अरे क्लियर है ना? सरकम सर्कल का क्या है? ये सेंटर है ओ, ठीक है? यही सेंट्रोइड भी होगा, यही ऑर्थो सेंटर भी होगा, सब कुछ यही होगा। और मैं क्या करता हूं कि ऐसे सी पॉइंट से ऐसे मिला देता हूं, तो ये जो लाइन है डेफिनेटली सिमेट्री से ऐसे पास करेगा कि नहीं? ऐसे पास करेगा कि नहीं? अरे क्लियर है? ऐसे पास करेगा। तो सपोज जाके यहाँ पॉइंट ई पे मिलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को पॉइंट ई पे मिलता है। अरे क्लियर है कि नहीं? तो ये जो, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 1 यूनिट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लंबाई बीसी की कितनी है? 1 यूनिट है। तो ये जो डिस्टेंस ओसी है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस कितनी हो जाएगी? सरकम रेडियस हो जाएगी आपकी 1/√3, और इन रेडियस कितनी हो जाएगी? इन रेडियस हो जाएगी आपकी 1/2√3। अरे क्लियर है ना? कौन से फॉर्मूले से? a/2√3 बारे फॉर्मूले से। अरे समझ में आएगी नहीं सबको? क्लियर है? ठीक है भाई, मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस निकाल दी 1/√3, और इन रेडियस निकाल दी 1/2√3। कौन से फॉर्मूले से? यार ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, a/√3। यहाँ मैं a की जगह क्या किया? मैंने 1 चिपका दिया। इन रेडियस निकालने के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला फॉर्मूला लगाया, a/2√3। मैंने यहाँ भी ए की जगह 1 चिपका दिया, तो सरकम रेडियस इन रेडियस की वैल्यू आ गई। तो यानी कि ये ओ सी है, ये आपकी क्या है? सरकम रेडियस है, और ये जो ओ डी है ये क्या है? आपकी इन रेडियस है। इस बात मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब देखिए ध्यान से, ओ डी जो है वो क्या है? 1/2√3 के इक्वल है। मैं मानता हूँ कि सपोज इस छोटे वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या? 2x मान ली मैंने। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2x मान ली मैंने। साइड 2x ही क्यों मानी? क्योंकि सुविधा के लिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर मैं पूरी साइड ये 2x मानूंगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? ये दूरी बचेगी आपकी x। ये दूरी कितनी बचेगी आपकी? x। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? ये क्या होगा आपका? 90 डिग्री का एंगल होगा। चीजों को ध्यान से समझिए, हलवा नहीं है ये, ठीक है? मैं आपको बढ़िया बढ़िया चीज बता रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है जिसपे मैंने रेड रेड किया है, ये छोटे वाले इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट है। ये जो डिस्टेंस है छोटे वाले इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट है, या ईडी नाम है इसका। तो ईडी क्या होगी? किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट निकलती कैसे है? √3/2a वाले फॉर्मूले से निकलती है। अब यहाँ पे √3/2a, और a कितना है भाई? 2x है। इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट तो मैंने 2x मान रखी है, तो कितनी आ जाएगी? √3x। यानी कि इस इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट ईडी कितनी आएगी? √3x। अगर मैं यहां से पॉइंट इस पॉइंट से अगर मैं O को मिला दूं तो एक इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म होता है। एक इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म होता है ये वाला। मैं दूसरे सिनारियो में इस फिगर को ले जा रहा हूं। अब यहां पे समझिए, इस पॉइंट को सपोज मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूं, इस पॉइंट को मान लेता हूं P। ये दूरी भाई इक्विलेटर ट्रायंगल की हाइट होती है 2x।
इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लंबाई मानी है इस छोटे वाले की 2x। तो ये जो है परपेंडिकुलर मैंने डाला है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि दूरी कितनी रह जाएगी, सिर्फ आपकी x रह जाएगी कि नहीं, और हाइट √3x। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, लेकिन आप समझ लोगे। ओ ई पी इक्विलेटर, ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसमें ये दूरी कितनी है भैया आपकी x। यहाँ पे पॉइंट है भैया आपका d, ये है आपकी डिस्टेंस √3x, ये है डिस्टेंस आपकी √3x, ये डिस्टेंस है आपकी 1/2√3, ये डिस्टेंस है आपकी 1/2√3 डी। ये डिस्टेंस OP क्या है, ये डिस्टेंस OP है इस सरकम सर्कल की रेडियस ही तो है, और सरकम सर्कल की रेडियस मैंने कितनी निकाल रखी है, 1/√3। सरकम सर्कल की रेडियस में कितनी निकाल रखी है, 1/√3। तो क्या करते हैं, अब इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस कैसे लगेगी, दिस साइड का स्क्वायर बराबर दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस दिस साइड का स्क्वायर कितना होगा, दिस साइड का स्क्वायर होगा, यानी कि √3x प्लस 1/2√3 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है ना, बराबर 1/√3 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है ना, सबको सारी बातें समझ में आई हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो ये हो जाएगा x² प्लस, भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √3x का होल स्क्वायर क्या होता है, 3x² प्लस 1/2√3 का स्क्वायर, यानी कि 2 3 4 12, 1/12, और प्लस 2ab करेंगे, तो 2ab करेंगे √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, आपका बचेगा यहाँ से x, और 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/3। x² प्लस 3x² कितना होगा, ये ऐड होगा, कितना हो जाएगा 4x², और ये प्लस x, ये 1/12, 1/3 इधर आएगा तो 1/12 माइनस 1/3 यानी कि निगेटिव हो जाएगा, कितना बचेगा यहां से, माइनस का 1/4 बचेगा। अरे माइनस का 1/4 बचेगा कि नहीं, इसको 4/12 लिख दोगे तो -3/12 बचेगा, यानी कि माइनस का 1/4 बराबर 0। 4 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 16x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। ये बन गई यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, तो x बराबर माइनस का b, यानी कि माइनस का 4 प्लस माइनस √b², √b² करोगे यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2b² माइनस 4ac करोगे यानी कि 16 चौका 64। अरे समझ में कि नहीं, अपॉन 2a मतलब 16 दूनी 32। चूंकि आपको यहां पे पॉजिटिव साइन ही लेना है तो निगेटिव को इग्नोर कर देंगे, तो माइनस का 4 प्लस 16 प्लस 64 होता है √80, और √80 का मतलब 16 पंजे 80, यानी कि 4 √5/32। अरे क्लियर है ना, ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लोगे तो ऊपर रह जाएगा माइनस का 1 प्लस √5, और 4 कॉमन लोगे तो 32 कट जाएगा, कितना 8 बार। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, सबको समझ में आया कि नहीं, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है, वो तो 2x के बराबर होती है, तो 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस √5/4। ये आपका 2x आ गया। सबको बात समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से वीडियो को देखिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने क्या किया कि जब भी आपको इस टाइप की कोई चीजें करनी होती है हमेशा पाइथागोरस लगती है। ध्यान रख लो कि बिना पाइथागोरस बाबा के ये फिगर सॉल्व नहीं हो सकती। जब भी आपको इस टाइप की कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर दी जाती है और आपसे रेडियस पूछी जाए, चाहे आपसे साइड पूछी जाए, कुछ ही पूछा जाए, हमेशा पाइथागोरस लगानी है। मैंने क्या किया कि डिस्टेंस को ब्रेक कर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने साइड को 2x माना तो डिस्टेंस x हो जाएगी, ये हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो √3x हो जाएगी, ये डिस्टेंस डी पूरे बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस है तो 1/2√3 हो जाएगी। ये डिस्टेंस OP जो ये बड़े वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस है तो ये 1/√3 हो जाएगी, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस लगा दिया और इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, और फाइनली हमको थोड़ी सी शांति मिल गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब डरो मत, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, बच्चे मतलब घबरा जाते होंगे। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, देखते हैं क्या है। ये कैट 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा कैट में। क्या है कि एक पेपर है जो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप में है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना भाई, कोई डाउट है किसी को। इसमें एक लाइन हाइपोटेन्यूस के पैरेलल है जो खींची जाती है, जो इसको एक स्मॉलर ट्रायंगल में डिवाइड करती है। मैंने एक लाइन खींची
जो हाइपोटेनियस के पैरेलल है। तो हाइपोटेनियस के पैरेलल मैंने एक लाइन खींची डी ई, हाइपोटेनियस के पैरेलल है, यानी कि AC इज पैरेलल टू DE, जिससे कि हाइपोटेनियस की लेंथ में 35% का रिडक्शन हो जाता है। यानी कि अगर सपोज इस वाले हाइपोटेनियस की लंबाई 100 है तो 35% रिडक्शन हो गया, यानी कि इस हाइपोटेनियस की लंबाई कितनी होगी, 65 हो गई। भाई 100 का 35% 35 होता है, 100 में से 35 घटाया 65। यदि ओरिजिनल ट्राइंगल का एरिया 34 स्क्वायर यूनिट हो, ओरिजिनल ट्राइंगल यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल ABC का एरिया 34 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 34 स्क्वायर यूनिट। अरे क्लियर है कि नहीं, 34 स्क्वायर यूनिट। तो आपसे ट्राइंगल BDE का एरिया पूछा है कि BDE का एरिया बताइए और स्क्वायर इंचेस में बताना है आपको। अरे क्लियर है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको जो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDE, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है और AC और DE क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और यहाँ पे अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग, तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल ABC, इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है कितनी, भाई ट्राइंगल BDE में 90 डिग्री के सामने 65 और ट्राइंगल ABC में 90 डिग्री के सामने 100। तो ये जो हाइपोटेनियस से करस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, लेकिन यहां से रेशियो निकल जाएगा। तो ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल ABC के एरिया का रेशियो हो जाएगा 65/100 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो DE और जो AC है ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। अरे क्लियर है। तो यहां से ट्राइंगल BDE का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल ABC का एरिया दे रखा है आपको 34 स्क्वायर इंचेस। अब 65/100 होता है कितना, ये होता है 0.65। अगर मैं 0.65 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 0.4225, ठीक है ना, पता होगा आपको 0.4225। तो ट्राइंगल BDE का एरिया, ट्राइंगल BDE का एरिया कितना आ जाएगा, 34 इंटू 0.4225। अरे क्लियर है, 34 इंटू 0.4225। तो 34 इंटू 0.4225, ये 0.4225 है क्या, ये 34 का अप्रोक्सीमेटली 40% है। तो 34 का अप्रोक्सीमेटली 40% होगा कितना, 13.6, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 14। भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे, एग्जैक्ट तो गुणा करने की जरूरत है नहीं। तो ट्राइंगल BDE का एरिया कितना आ गया, 14 स्क्वायर इंचेस। सबको समझ में आया कि नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, इजी ही क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये SSC के काले कारनामों की कहानी है, ठीक है। SSC के जो स्क्रीनशॉट बाहर थे, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है ये तो, है ना, और कोई एग्जाम थोड़ा ना है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। और मीडिया को भी CBSE का पेपर लीक हुआ तो दिन भर उसकी न्यूज़ दिखाते रहते हैं, SSC का पेपर लीक हुआ तो मीडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। मतलब जबकि SSC का एग्जाम 100 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से, लेकिन चलो कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन अच्छा पूछा है लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया है, चलो किसी काम तो आ रहा है। देखिए मैंने वहीं से छाप दिया ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना है, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको सॉल्व करना है, बस ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन SSC ने पूछा है, लेकिन क्या फ़ायदा। चलो देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। एक्चुअली ये है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, हरात्मक श्रेणी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, जैसे आप अगर मैं बोलूँ कि ना 2 4 6 8, ये सब क्या है AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूं, यानी कि 1/2 1/4 1/6 1/8, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में HP में। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपकी दो सीरीज एक साथ चल रही हैं, ये 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 आपकी एक सीरीज चल रही है, दूसरी सीरीज चल रही है आपकी ये, जिसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ये और ये आपकी दूसरी सीरीज ये अलग चल रही है। तो मैं क्या करता हूं कि पहले तो मैं दोनों सीरीज को अलग अलग करता हूं, इनमें भाईचारे को इनके तोड़ता हूं। तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7, अरे क्लियर है, प्लस
1/5 × 7 × 9, 1/5 × 7 × 9। क्लियर है? ओके, इस तरीके से ये आपकी सीरीज चल रही है। ऐसे मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। दूसरी सीरीज जो आपकी चल रही है वो ये चल रही है कि 1/1 × 4, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस डॉट 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 अप टू, देखते हैं इस सीरीज में। लेकिन टर्म कितने आपको 20 टर्म्स हैं, तो 20 टर्म्स है तो 10 टर्म इस सीरीज के होंगे, 10 टर्म इस सीरीज के होंगे। सबको समझ में आ रहा है भाई? 20 टर्म्स तक का समेशन निकालना है तो 10 टर्म इस सीरीज के होंगे, 10 टर्म इस सीरीज के होंगे। तो इस वाली सीरीज का 10वां टर्म क्या होगा? इस वाली सीरीज का 10वां टर्म क्या होगा? ध्यान से देखिए, इस वाली सीरीज का 10वां टर्म कैसे निकालेंगे। यहां पे देखेंगे तो 135 357 579 ये एपी में है। तो यहां पे देखेंगे पहले 1 है, 1 के बाद 3 लिखा है, 3 के बाद 5 लिखा है, फिर 7 लिखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो दो का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से अगर 135 का अगर आप 10वां टर्म निकालेंगे तो आएगा 19। एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। तो पहला टर्म आएगा 19, दूसरा टर्म आएगा आपका 21 और तीसरा टर्म आएगा आपका 23, क्योंकि हर टर्म के बीच में दो दो का गैप है। तो इस तरीके से आपके ये 10वें टर्म आ जाएगा पूरा इस सीरीज का। इसी तरीके से 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, इस सीरीज का अगर आप 10वां टर्म निकालेंगे तो सीरीज का 10वां टर्म आएगा भाई आपका 28 आएगा, और 28 × 31। अरे क्लियर है ना भाई? पहला टर्म 1, दूसरा 4, तीसरा 7, चौथा क्या है भैया आएगा आपका 11। इस तरीके से 10वां टर्म क्या आएगा 28। फॉर्मूला लगाएंगे आप एपी वाला, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं ये बात आपको, ठीक है? बच्चे थोड़ा ना हो, ठीक है? दूध थोड़ा ना पीते हो, समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? नेक्स्ट, अब इसको यहाँ पे आपकी दो सीरीज बन गई, ये सीरीज और ये सीरीज, इनको सॉल्व करना है, यहीं पे माथा पच्ची है। मैं क्या करता हूँ कि दोनों सीरीज को आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाता हूँ, अलग सिनारियो में ले जा रहा हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया कि दोनों सीरीज को यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है, दिख रहा है? 2 टर्म वाली सीरीज मैंने एक साथ लिख ली, 3 टर्म वाली सीरीज मैंने अलग लिख दी। मैं इन दोनों का अलग अलग समेशन निकालूंगा और फाइनली हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या? ओके, तो देखिए इन सीरीज को सॉल्व करना भी बच्चों का खेल नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने की, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने की। कॉपी पेन निकालिए और उसको लिखिए, ऐसे ठाली मत बैठिए। देखिए कैसे करना है कि यहाँ पे इस सीरीज को सॉल्व करना है तो आपको एक फॉर्मूला की, एक कहानी की राइमिंग में याद करना है कि लिखेंगे 1/1। इन सीरीज के बीच में कितने का डिफरेंस है? इन सीरीज में जो टर्म दिख रहे हैं 1 4 4 7 7 11 28 31, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? तो लिखेंगे 1/3 यानी कि कॉमन डिफरेंस। 1 4 के बीच में 3 का डिफरेंस, 4 7 के बीच में 3 का डिफरेंस, 7 11 के बीच में 3 का डिफरेंस, 28 31 के बीच में 3 का डिफरेंस, तो लिखेंगे 1/3। डिनोमिनेटर में कितने टर्म है? डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर में कितने टर्म है? 2 टर्म है। 2 टर्म है तो 2 से 1 कम करेंगे, क्या रहता है? 1, तो करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। अरे है ना समझ में? अगर सपोज डिनोमिनेटर में 5 टर्म होते तो 5 में से हम 1 कम करते 4, तो यहाँ पे हम लिखते 4। अरे क्लियर है कि नहीं? क्या लिखना है ध्यान से समझेंगे इस बात को। पहले आप चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है। भाई कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3 का, 3 का कॉमन डिफरेंस लिखा तो मैंने लिखा 1/3, फिर इनटू डिनोमिनेटर में कितने टर्म है? 2 टर्म है हर सीरीज में, तो 2 से 1 कम कितना होता है? 1। 2 डंडे हुए हैं, 2 डंडों में से 1 डंडा घटाया, कितना बचा? 1 डंडा बचा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1 डंडा। क्लियर है ना? इस तरीके से करना है। फिर लगाएंगे आप ब्रैकेट, फिर क्या लगाएंगे आप? ब्रैकेट लगाएंगे तो ये 2 टर्म वाली सीरीज है, तो यहाँ पे आप पहला टर्म उठाएंगे और लास्ट का टर्म उठाएंगे, पहला टर्म उठाएंगे और लास्ट का टर्म उठाएंगे, लिखेंगे 1/1 माइनस 1/31। ये आएगा इस सीरीज का समेशन, ये इस सीरीज का समेशन आएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आ जाएगी 10/31। इसको सॉल्व करने से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10/31। क्लियर है? सबको बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल ये वाला भी देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले देखोगे कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है 2 का, 1 3 के बीच में 2 का डिफरेंस, 3 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 का 5 7 के बीच में 2 का, 7 9 के बीच में 2 का, 19 21 23 के बीच में, सबके बीच में 2 का डिफरेंस। तो लिखोगे 1/2 कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। अब देखिए कि डिनोमिनेटर में कितने टर्म है। डिनोमिनेटर में टर्म है भाई 3,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 3 टर्म है तो 3 से 1 कम क्या होता है, 3 से 1 कम होता है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 2। अगर सपोज डिनोमिनेटर में अगर सपोज 4 टर्म होते तो 4 से 1 कम क्या होता है 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखे होते, 3 लिखे होते। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे ये जो सीरीज है ये 3-3 टर्म वाली सीरीज है, ये जो सीरीज है ये 3-3 टर्म वाली सीरीज है, यानी कि डिनोमिनेटर में 3-3 टर्म आ रहे हैं। तो आप पहले 2 को उठाओगे और लास्ट के 2 को उठाओगे, पहले 2 को उठाओगे लास्ट के 2 को उठाओगे, और कैसे लिख दोगे कि 1/1 इंटू 3 माइनस 1/21 इंटू 23। अरे क्लियर है कि नहीं, ऐसे लिख दोगे। समझ, सबको समझ में आया? तो यहां से आ जाएगा 1/4, 2 दूनी 4। अरे क्लियर है ना? और यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा यहां से 160 अपॉन 21 इंटू 23, ये आ जाएगा यहां से। अरे क्लियर है ना? 160 अपॉन 21 इंटू 23 क्लियर है? तो 4 से 160 कट जाएगा भाई आपका कितना, 40 बार, तो आ जाएगा यहां से 40 अपॉन 21 इंटू 23। क्लियर है? ये इस सीरीज का समेशन है और ये इस सीरीज का समेशन है। आपसे क्या पूछा था, इन दोनों का वो पूछा था समेशन, योग पूछा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 40 अपॉन 21 इंटू 23 प्लस 10 अपॉन 31, ठीक है ना? और जब इनको ऐड करोगे तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1240 प्लस, ओके, तो मत इतना ही छोड़ देते हैं, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? सबको समझ में आया कि नहीं? यही आपका फाइनल आंसर है, इसी फॉर्म में आपका आंसर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी का एक और काला कारनामा त्रिकोणमिति का। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, ठीक है, और हम थक भी गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का आया क्वेश्चन है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, और बस काफ़ी है। चीज़ों को समझिए, पढ़िए, फिर से पढ़िए, हंसिए, खेलिए, गाइए, कूदिए, और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।